हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 25 जो आपके बिहार स्टेट बीपीएससी टीचर 3.0 और क्षमता परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अगर आप बिहार म्यूजिक पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ थ्योरी सहित आपको दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सेम पैटर्न पे दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामवेद का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूजिक पेपर में हमेशा ये सवाल आपसे पूछा जाता है, जो सामवेद का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है संगीत, कला, विज्ञान या ऑप्शन डी मनोविज्ञान। तो सामवेद का संबंध आपके संगीत से है और स्वर्ण युग कहा जाता है आपके सामवेद को। और याद रखिएगा, सामवेद को संगीत का वेद भी माना गया है और संगीत कला के विकास की दृष्टि से सामवेद एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? हमेशा आपके पेपर में ग्रंथ के रचयिता का नाम पूछा जाता है। 1 से 2 सवाल आपके पेपर में हमेशा सवाल आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है अप्पा तुलसी काशीनाथ, आचार्य बृहस्पति, जय नारायण या ऑप्शन डी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। तो अभिनव ताल मंजरी के रचयिता आपके अप्पा तुलसी काशीनाथ को माना जाता है, जो 1834 में इस ग्रंथ को लिखा था। और इस ग्रंथ में 31-30 छंदों से परिपूरित की गई थी। जो आपके इस ग्रंथ को, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अभिनव ताल मंजरी को संस्कृत से हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, किसने अनुवाद किया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर पुरुदधीश ने संस्कृत से हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था, जो आपके एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है। त्रिटाल के जादूगर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अनोखे लाल, बन्ने खान, आमिर खान या ऑप्शन डी अमान अली। तो पंडित अनोखे लाल को त्रिताल का जादूगर कहा जाता है। अनोखे लाल जी ने 3 ताल का ठेका ना, धी, धीना और धीरीधर वादन के लिए आज भी याद किए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिली बाज में प्रायः कितनी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी डीएसएसबी में सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली बाज में 2 अंगुलियों का प्रयोग होता है, जिसे आप किनार का बाज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 2 अंगुलियों से का काम, जिसमें चाटी और लो की अधिकता पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कुतुब नामक वाद वृंद किस काल से संबंधित है? वैदिक काल, भरत काल, गुप्त काल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भरत काल आपके कुतुब नामक वृंद से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ताल की कितनी जातियां बताई गई हैं, और मैंने अभी तक आपको कितनी बार बता चुका हूं ताल की जातियां। ऑप्शन है 3, 5, 7 या ऑप्शन डी 9। याद रखिएगा, ताल की टोटल आपकी 5 जातियाँ होती हैं। यहाँ पर 3 जातियाँ गलत लिखा है, यहाँ पर 5 जातियाँ होगा। कौन-कौन सी? जो चतस्र, तिरस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण, आपके टोटल 5 जातियाँ हो गई। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, आरी लय किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ढिरी लय, सवाई लय, दुगुनी लय या ऑप्शन डी तिगुनी लय।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 लय किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, 1 मात्रा में डेढ़ मात्रा, 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलना 8 लय कहते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है वक्र, टेढ़ा या तिरछा। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? 1, 2, 3 या ऑप्शन डी 4? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ताल गति के लिए 4 ग्रह बताए गए हैं। कौन-कौन सा? तो पहला आपका समग्रह, विषमग्रह, अतिथग्रह, अनघात ग्रह। सिर्फ आपको ऑप्शन याद नहीं करना है, आपको पूरा लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। क्योंकि आपके पास शानदार मौका है, 1 महीने से काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम होने में। तो आप लोग पूरा पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि बिना अगर आप ऑप्शन याद करते हो, तो सिर्फ़ आप बिहार स्टेट क्वालीफ़ाई करके रह जाओगे। लेकिन साथ में बिहार स्टेट के साथ-साथ आप बीपीएससी की तैयारी करो। हर एक लाइन को आप अच्छे से पढ़कर अपनी कमज़ोरी को दूर करो। जो भी आपकी कमियाँ हैं, उसे ख़त्म करो। आपके एग्ज़ाम होने में 1 महीना टाइम है। अच्छे से पढ़ाई को कंप्लीट करके अपने बिहार में म्यूज़िक टीचर में सीट कन्फ़र्म कीजिए। इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, संगीत में जिस स्थान में ताल स्टार्ट होता है उसे गृह स्थान कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, रेला किस लय में बजाया जाता है? द्रुत लय, मध्य लय, दुगुनी लय या ऑप्शन डी तिगुनी लय? तो रेला द्रुत लय में बजाया जाता है। कुछ बोलों का ऐसा समूह जो तेज लय, चौगुन, आठगुन में बजाया जाता है, उसे रेला कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, द्रुत लय। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 5? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुरी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, लकड़ी के मुंह पर मरे हुए पूरे चमड़े को पुरी के नाम से जानते हैं। और तबले के पुरी में चमड़े की 2 परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तबले में कुल कितने वन होते हैं? 7, 10, 11 या ऑप्शन डी 12? तो याद रखिएगा, तबले में टोटल आपके 10 वन होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में अक्षर होते हैं और उन्हें आप वन कहते हो, जैसे हिंदी की बात की जाए तो आप वन कहते हो, इंग्लिश में आप उसे वोवेल कहते हो, उसी प्रकार आपके तबले में भी टोटल 10 वन होते हैं। जिस प्रकार तबले में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे वन के नाम से जाना जाता है आपके तबले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दीपचंद्री ताल निम्न विधाओं में किसके साथ बजाई जाती है? टप्पा के साथ, ठुमरी के साथ, ध्रुव के साथ या ऑप्शन डी धमार? तो दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ बजाई जाती है। ये गीत का वो प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता और तुलना में भाव सौंदर्य पर अधिक महत्व दिया जाता है। तो उसे हम ठुमरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार आपके म्यूजिक पेपर में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि 5+2+3+4 विभाग से ताल का क्या नाम है? झुमरा, आरा चार ताल, दीपचंदी ताल या ऑप्शन डी धमार ताल? तो 5+2+3+4 आपका धमार ताल माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपके म्यूजिक पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, खेमटा ताल किस समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? पहला ऑप्शन है चार ताल, एक ताल, झप ताल या ऑप्शन डी दादरी ताल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खेमता ताल एक ताल की समान मात्राओं वाली ताल है।
और इसमें विभाग कितना होता है, तो याद रखिएगा, इसे अलग पॉइंट आउट कर लीजिए कि खेमता ताल में 12 मात्रा होती है और 4 ताली होती है। ठीक है, तो मात्रा कितना होता है, तो मात्रा 12 होता है और विभाग कितना होता है, विभाग 4 होता है। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में विभाग और ताली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं, आपने देख लिया कैसे आपके पेपर में विभाग पूछा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शिखर ताल में कितनी मात्रा होती हैं। तो याद रखिएगा, शिखर ताल में टोटल आपकी 5 विभाग होते हैं और 17 मात्रा होती है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए थे कि समान मात्रा और समान विभाग वाला ताल कौन सा है। ऐसा ताल बताइए जिसका मात्रा भी 11 हो और विभाग भी 11 हो, ऐसा कौन सा ताल है। गणेश ताल, रुद्र ताल, पंचम्पा या ऑप्शन डी ब्रह्मा ताल। तो याद रखिएगा, जो आपका रुद्र ताल होता है उसका विभाग भी और ताल दोनों 11-11 होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रुद्र ताल। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं होती है, क्या नहीं होता, मात्रा, खाली, चीन या ऑप्शन डी विभाग। तो याद रखिएगा, जो आपके कर्नाटक ताल होते हैं जिसे आप साउथ दक्षिणी संगीत के नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी संगीत जितनी होती हैं, दक्षिणी संगीत जितनी पद्धति होती हैं उसमें आपको विभाग देखने को नहीं मिलता है। उसमें आपको सिर्फ ताल देखने को मिलेगा, उसमें विभाग देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ पर है। कलकत्ता में, ग्वालियर में, दिल्ली में या ऑप्शन डी मुंबई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, आईटीसी रिसर्च एकेडमी आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया, आपका आईटीसी रिसर्च एकेडमी आपको कोलकाता में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कलकत्ता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितार में किस नंबर का तार चिकरी का तार माना जाता है। 1, 2, 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, सितार में 6 नंबर का तार चिकरी का तार माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनूप विलास संगीत ग्रंथ कब लिखा गया था। ये सवाल आपके डीटीपीएसबी में 2018 में पूछा जा चुका है कि अनूप विलास संगीत कब लिखा गया था। तो याद रखिएगा, अनूप विलास संगीत ग्रंथ 1674-1709 में लिखा गया था, जिसकी व्याख्या सारंगदेव के संगीत रत्नकार द्वारा इसे की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन से ऐसे संगीतकार थे जो आपके ग्वालियर घराने से बिलोंग नहीं करते थे। पहला ऑप्शन है मनोहर जोशी, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन या ऑप्शन डी अमरनाथ। तो याद रखिएगा, अमरनाथ का नाम आप रट्टा मान लीजिए, बार बार सवाल आपके पिछले साल पूछा गया था। याद रखिएगा, अमरनाथ आपके ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन से आपके ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं, तो अनंत मनोहर जोशी, ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। बलराम पाठक किस वाद से जुड़े हुए हैं। सरोज से, इस राज से, पखावज से या ऑप्शन डी सितार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, बलराम पाठक आपके सितारवाद से जुड़े हुए हैं। चल ठाठ के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है, सवाल आपके पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, चल ठाठ में
पर्दों की संख्या 16 से 19 मानी गई है। जो पर्दे बजाए जाने वाले राग को अनुसार खिसकाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सितार वादन का सही क्रम क्या है। अगर आपने सितार म्यूजिक का क्लास किया होगा तो आपको पता होगा सितार वादन का सही क्रम क्या होता है। आप ध्यान से सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गत, झाला, आलाप और जोर आपका सितार का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सितारों में जब तरफ के तार संख्या कितनी होती है। अधिकांश सितारों में तरफ के तार की संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है। 9, 10, 11 या ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकांश सितारों में तरफ के तार की संख्या 12 होती है। सितार में 12 से 20 तक तार विभिन्न स्वरों में जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में टोटल आपके इतने सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और सिर्फ आपने तुक्का नहीं लगाया होगा, बल्कि जितने मैंने आपको पॉइंट बताए सारे आपने पॉइंट को नोट डाउन भी किया होगा। क्योंकि आपके पेपर में काफ़ी कम टाइम है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो आपको इतने कम रेट में आपके डेली के खर्चे से भी काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर। साथ में आपने देख लिया कितने आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।